दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ड्रामा स्टोरी बताने वाली हूँ जिसमें बेट्रियल भी है, रिवेंज भी है, फेक मैरिज भी है और एक ऐसी हीरोइन है जिसकी डिक्शनरी में फेयर नाम का शब्द ही नहीं होते हैं। ये कहानी है जिंग यांग की। एक अमीर घर की बेटी होती है जिसके उसके पापा, उसकी मिस्ट्रेस, स्टेप सिस्टर और बॉयफ्रेंड सब मिलकर ना उनको बर्बाद कर देते हैं। और जब उसे लगती है कि अब ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसकी मुलाकात हो जाते हैं सेहनजाओ से, नॉर्थ बीजिंग के सबसे अमीर परिवार के वारिस जो व्हीलचेयर पर बैठे रहते हैं और पूरी दुनिया उसे यूजलेस समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब दो टूटे हुए दिल एक साथ हो जाते हैं तो पूरी दुनिया ना हिला देते हैं। तो वैसे ही जियांग यिंग कोई सीधी सादी लड़की नहीं होती है। वो बोल्ड है, फियरलेस है और सीधा मुंह पर बोलने वाली लड़की होती है। वो खुद कह देती है, मेरी डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये लड़की सबसे ज़्यादा ना दर्द भी झेल चुकी रहती है अपना ज़िंदगी में। उसकी माँ एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से थी, लेकिन माँ के डेथ के बाद उसके पापा ने एक मिस्ट्रेस को घर में ले आते हैं और जैसे ही मिस्ट्रेस आते हैं, जियांग यिंग की ज़िंदगी नरक बन जाते हैं। मिस्ट्रेस सिर्फ घर पर कब्जा नहीं करती, बल्कि जियांग यिंग की माँ की प्रॉपर्टी भी छीन लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जियांग यिंग की माँ को ड्रग देकर उसकी रेपुटेशन खराब कर देती है, एकदम पूरा की पूरा। जियांग यिंग जब सच बोलना चाहती है तो उसके अपना ही पापा ही उस पर चिल्लाते हैं ये बोल के, तुम झूठ बोल रही हो, तुम फैमिली के नाम खराब कर रही हो। दोस्तों सोचो, जब अपना ही पापा ही अपना बेटी पर भरोसा ना करे तो उस लड़की के लिए दुनिया में कौन ही बचा रहता है। अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट लेवल की बेट्रियल, नेक्स्ट लेवल के धोखेबाज बॉयफ्रेंड। जियांग यिंग का बॉयफ्रेंड उसके साथ प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन पीछे से उसके स्टेप सिस्टर के साथ एकदम पूरा अफेयर चलाते हैं। और सबसे घटिया बात तो ये है, ये दोनों मिलकर जियांग यिंग को होटल बुलाने का प्लान बनाते हैं ताकि उसकी बदनामी हो जाए एकदम पूरा। जियांग यिंग जब ये सब देख लेती होती है तो उसका दिल ना पूरा टूट जाती है, लेकिन वो रोती नहीं है। वो कहती है, मैं खुद नहीं रहूँगी, पर हाँ तुम दोनों को रुला कर छोड़ूंगी। अब सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। माँ की प्रॉपर्टी भी छीन ले जाती है, पापा से रिश्ता भी खराब हो जाते हैं। मिस्ट्रेस चाहते हैं कि जियांग यिंग को जेल भेज दिया जाए, बॉयफ्रेंड उसे बेचने का तैयारी करते हैं और यहाँ पर वो खुद ही पूछने लगती है, क्या सच में ज़िंदगी में कोई रास्ता भी होते हैं? मेरी रास्ता कहाँ पर है भगवान? और तभी एंट्री होते हैं सेंजाओ की। नॉर्थ बीजिंग का सबसे रिचेस्ट फैमिली का लड़का सेंजाओ, पावर, पैसा, स्टेटस सब कुछ होते हैं उनके पास। लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल देते हैं रातों रात उसकी ज़िंदगी। वो व्हील चेयर पर आ चुके होते हैं, उसकी फियांसे भी उसे चीट करके छोड़कर भाग जाती होती है और लोग उसे न सब बेकार समझने लगते हैं कि ये तो व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी ज़िंदगी अब गुजारने वाला है, इसके पास अब क्या ही होगा, ये यूज़लेस है। लोग कहते हैं ये वॉलिएंट हो गया है, ये किसी को छूने भी नहीं देते हैं खुद को, इसने डॉक्टर तक को क्रिपल कर दिया मार मार के खुद के जैसे। दोस्तों, जब दुनिया किसी आदमी को तोड़ देते हैं तो वो या चुप हो जाते हैं या फिर शैतान बन जाते हैं। एक ब्लाइंड डेट के थ्रू जिंग यांग और सेंजाओ मिलते हैं। जिंग यांग बिना डरे उसे कहती है, आप व्हीलचेयर पर हो, सेन फैमिली आपको नहीं चाहते हैं, आपकी माँ रोज़ आपकी शादी के लिए परेशान भी करते हैं। और फिर सीधा मुंह पर प्रपोजल भी कर देती है जिंग यांग कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपको फैमिली प्रेशर से फ्रीडम मिल जाएंगे और मुझे आपका नाम का एक प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। ये शादी कोई प्यार व्यार के लिए नहीं है, हम दोनों का ही सर्वाइवल के लिए होते हैं। दोनों के बीच एक डील होती है, नो लव नो इंटरफेस, सिर्फ नाम की शादी। लेकिन दोस्तों, जब एक ही घर में दो जिद्दी टूटे हुए दिल रहने लगते हैं ना, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलते, फीलिंग्स भी जागने लगते हैं। शादी के बाद जिंग यांग सेन फैमिली में एंट्री करती है। लोग उसे नीचा दिखाते हैं, उसे डिस्कार्डेड डॉटर कहते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आई हूँ,
मैं अपना हक के लिए लेने आई हूँ। और यहाँ से असली गेम शुरू हो जाती है। शादी के अगले ही दिन जिंग यांग ऑफिशियल सेन फैमिली की बहू बन जाती है और उस बड़ी सी हवेली में एंट्री करती है। पर दोस्तों, ये एंट्री किसी फेरी टेल के जैसे नहीं होती है। जैसे ही वो व्हीलचेयर पर बैठे सेंजाओ को पुश करते हुए अंदर आती है, घर के लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई घुसपैठिया आ गई हो। कोई खुलकर कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन आंखों में लिखा होता है ये लड़की यहाँ पर फिट नहीं हो पा रही है, बस पैसा के लिए आई हुई है। यहाँ पर एक डिसेबल आदमी से शादी करके खुद को क्वीन समझ रही है। लेकिन जिंग यांगिंग को इस नज़रों की तो आदत है बचपन से ही। वो धीरे से मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, तुम सब सिर्फ शुरुआत देख रहे हो, अभी गेम तो अभी भी बाकी है। पर इस पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान होता है जो जिंग यांगिंग को अपना दिखाते हैं, वो है मिसेस सेंग। वो जिंग यांगिंग का हाथ पकड़ के कहती है, बेटी इस घर में रहना आसान नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें यहाँ पर छू भी नहीं सकते हैं। जिंग यांगिंग को इतना टाइम बाद पहला बार कोई लगता है कि जैसे कोई उनकी खुद की माँ उसके साथ खड़ी हो। वो मन ही मन सोच लेती है और डिसाइड कर लेती है, मैं इस माँ को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। और फिर शादी के बाद सेंजाओ और ज़्यादा चुपचाप से रहने लगते हैं। जिंग यांग जब भी उसे छोड़ने की कोशिश करती है वो गुस्से में आ जाते हैं। एक रात जब वो गलती से उसके कंधे पर हाथ रख देती है तो सेंजाओ उसे जोर से झटका देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मुझे मत छुओ, तुम भी उन सब जैसे हो ना। जिंग यांग पहली बार समझ पाती है कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तो एक ट्रॉमा है। बाद में मिसेस सेन उसे बताती है, एक्सीडेंट के बाद जब सेंजाओ हॉस्पिटल में था, एक मेल डॉक्टर ने उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। तब से सेंजाओ किसी को अपने पास आने नहीं देते हैं। जिंग यांग की दिल भर जाते हैं ये सब सुन के। वो धीरे से अपने ही मन में कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता थी, पर तुमको इस टाइप का ट्रॉमा अब कोई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लाइफ पर जो आ चुकी हूँ, तुम्हें कभी भी अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके बाद एंट्री होते हैं यू मैंगसी की, जो सेंजाओ की ही एक्स फियांसे होती है। वो फैंसी कपड़ों में आती है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सेन फैमिली के फंक्शन अटेंड करने के लिए, और सबके सामने कहती है, मैं तो बस देखने आई थी कि मेरे बिना सेंजाओ का हालचाल क्या है। वो जियांग इंग को नीचे से ऊपर देखती है और मुस्कुराकर बोलती है, तुम सिर्फ उसकी मजबूरी हो, मैं होती तो वो कभी भी व्हीलचेयर पर नहीं होता। ये सुनते ही जियांग इंग का खून खौल जाते हैं, लेकिन वो तमाशा नहीं करती है वहाँ पर। वो शांत आवाज में कहती है, मैं मजबूरी हूँ या नहीं ये तो वक्त ही बताएंगे। और तब भी ना गार्डन में यू मैंगसी का पाला हुआ एक डेंजरस कुत्ता अचानक जिंग यांग पर हमला कर देते हैं। सब लोग खड़े रहते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ते हैं। जिंग यांग ज़मीन पर गिर जाती है बेचारी, पैर से खून बह रहे होते हैं, और यू मैंगसी ठंडी आवाज़ में कहती है, कुत्ता ही तो है, मर थोड़ी जाओगी काटने से। उसी वक्त सेंजाओ अपनी व्हीलचेयर से आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखों में पहली बार एकदम गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो चिल्ला के कहते हैं, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक दिन काट लूँगा मैं। वो गार्ड को ऑर्डर देते हैं और डॉग को तुरंत हटा दिया जाते हैं वहाँ से। फिर सेंजाओ सबके सामने यू मैंगसी से कहते हैं, मेरी बीवी को जितना नुकसान हुआ है उतना ही तुम्हें भी भुगताना पड़ेंगे। इस दिन के बाद सेन फैमिली को सब समझ आ जाते हैं, ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये तो अब दिल से दिल लगने वाला के होने वाले हैं। और फिर दिखाया जाता है ना, यू मैंगसी का जब डॉगी जब काट लेता है ना जिंग यांग को, तब ना एकदम पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाते हैं वहाँ पर। और तब भी ना मिस्टर सेन भी ना, उनका जो स्टेप ब्रदर होता है ना, बहुत मारते हैं ऑन द स्पॉट, एकदम ना पूरा मुंह वो फोड़ देता है मार मार के वहाँ पर ही। और तब भी ना घर पर आ जाते हैं, और तब भी ना मारने के लिए जाते ही हैं मिस्टर सेन के फादर मिस्टर सेन को। तब भी ना जिंग यांग वहाँ पर सामने आ जाते हैं, और तब भी ना सामने आ जाते हैं, और वो थप्पड़ मिस्टर सेन के ऊपर पड़ने के अलावा जिंग यांग अपने मुंह के ऊपर ले लेते हैं, गाल के ऊपर। फिर ना व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। फिर बैठ जाने के बाद ना वो कहते हैं अपना फादर इन लोगों को कि पापा आप
पूरा बात तो सुन तो लीजिए, मिस्टर सेन ने कुछ भी गलत नहीं किए हैं और उसका तो ऐसा अभी हालत है, वो किसी को मारपीट कैसे कर सकते हैं। एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ सेन विंसी ना ये सब गलत बोल रहे हैं और यू मैंगसी तो एकदम पूरा गुस्सा हो जाती है और सब कुछ सच बोल देती है जियांग यिंग वहाँ पर कि कैसे करके वो अपना डॉगी को एकदम पागल की तरह बनाए हुए हैं। पागल डॉगी होते हैं कि वो बताती है जिसको भी काटने के लिए यू मैंगसी, तो उसी पर जा पर ना वो काट देती है जाकर डायरेक्ट। तभी ना पूरा गुस्सा हो जाते हैं मिस्टर सेन के पापा, मतलब जियांगी के जो फादर इन लॉ होता है ना, पूरा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि चलो अब तुम इसका भरपाई करो और नहीं तो तुमको अभी के अभी इस घर से निकल जाना है, मतलब मिस्टर सेन विंची को। तभी यू मैंगसी भी कहते हैं कि कुत्ता ही तो है, क्या ही होगा काटने से पापा, मर थोड़ी जाएगी वो। तभी ना जिंग भी अपना चाल चलाती है और कहती है कि अच्छा ये सब बात है क्या, तो एक काम करते हैं, तुम्हारा तो ये पाला हुआ कुत्ता है ना, तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ और फिर तुम्हारे ऊपर केस कर देते हैं। तब भी ना मिस्टर सेनवेंसी कहने लगता है कि देखो तुम ऐसे करके केस मत करो, नहीं तो मेरा रेपुटेशन कहाँ पर जाएगा। और फादर इन लॉ भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अगर मेरा बड़ी बहू अगर केस कर दे जियांग, तो हम लोग का शेयर्स भी गिर जाएंगे, इसीलिए तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी अपना 5% शेयर अपना भाभी को दे दो। तभी ना जियांग इंग भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ जल्दी से दो 5% शेयर। और वो ना शेयर ले लेती है अपने स्टेप ब्रदर के पास से और वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा पति का हक का चीज़ अब तो मैं वापस लेके ही छोड़ रही हूँ। और यही सब देख के ना यू मैंगसी और सेनवेंची बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तब भी सीन दिखाए जाते हैं ना, वही डॉगी जियांग इंग को जो काटे हुए थे ना, वही यू मैंगसी को भी काट लेते हैं और वो पूरा ना बेहोश होके वहाँ पर गिरी पड़ी रहते हैं। इधर जियांग इंग के पापा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं कि उसकी बेटी ने सेन फैमिली से शादी कर लिए है उसे सपोर्ट करने के लिए। वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर जियांग इंग पर केस करने की प्लानिंग करते हैं और कहते हैं इस लड़की को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी हाथ से चले जाएंगे। लेकिन जियांग यिंग पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर चुकी होती है, फ़ोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी क्लिप्स और विटनेस स्टेटमेंट। वो सेंजाओ से भी कहते हैं अब मेरी बारी है, देखो इन लोगों को मैं पनिशमेंट कैसे तरह से देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ। जियांग यिंग सेन फैमिली के लीगल टीम लेके आ जाते हैं जियांग यिंग के अपने ही घर पर। वो सारे सबूत रखते हैं, माँ को ड्रग देने का प्रूफ, प्रॉपर्टी फ्रॉड का प्रूफ, उसे बेचने का प्लानिंग, अपना एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी स्टेप सिस्टर जो प्लानिंग करके रखे हुए थे। उसके पापा का हाथ कांपने लगते हैं वही फाइल देखने के बाद कि उसे कोर्ट से पूरा परमिशन मिल चुका है कि अपने माँ की पूरी प्रॉपर्टी का हकदार है जियांग यिंग। ये सुनते ही उसके पापा ना एकदम पूरा होशो हवास और उसकी मिस्ट्रेस एकदम पूरा चिढ़ जाती है। पर यहाँ पर जियांग यिंग तो बहुत खुश हो जाती है, एकदम गैंगस्टर के जैसे। फिर उसी रात सेंजाओ जियांग यिंग से कहते हैं तुम तो मुझे गलत साबित कर दिए, मैंने सोचा था तुम यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाने के लिए आए हुए हो, मेरा पैसा लेने के लिए और ऐसो आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हुए हो, पर जियांग यिंग तुम तो दूसरे टाइप की लड़की हो। तभी जियांग यिंग मुस्कुराकर बोलती है मैं अपने लिए ही यहाँ पर आई हुई हूँ, पर हाँ लेकिन अपनों के लिए भी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। सेंजाओ पहली बार उसे अपने पास बैठने देता है। ये छोटा सा स्टोरी दोनों के बीच ना एक नया बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि सेंजाओ के मन पर समथिंग कुछ होने लगते हैं जियांग यिंग के लिए। फिर दिखाए जाते हैं दूसरा दिन रात को। सेंजाओ रात के वक्त अपने व्हीलचेयर पर अकेले बैठे होते हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं आते हैं, सिर्फ पुराना याद और दर्द घूमे रहे होते हैं। जिंग धीरे से उसके पास आकर पूछती है तुम आज इतना चुप क्यों हो, इतना उदास क्यों हो। सेंजाओ कुछ नहीं बोलता, बस एक फाइल उसके हाथ में होता है। वो फाइल उस एक्सीडेंट से जुड़े होते हैं जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी होते हैं सेंजाओ के रातों रात। और वो फिर कहता है
जिंग यांग, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी सिर्फ किस्मत में नहीं तोड़ी है, किसी ने जानबूझकर मुझे गिराया गया है और ये एक्सीडेंट मुझे मर्डर करने के लिए जानबूझ के किया है। ये सुनकर जिंग यांग के चेहरे सख्त हो जाते हैं और जिंग यांग फिर कहने लगती है, अगर ये सच है कि तुम्हें कोई मारने के लिए ऐसा गंदा कांड रचाए है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर दिखाए जाते हैं सेंजाओ अपना सबसे ट्रस्टेड आदमी को बुलाते हैं और वो आदमी ऐसे होता है ना, बिना आवाज़ किए ना दुनिया में सबसे ज़्यादा सच निकाल लेते हैं, चाहे जो भी कुछ भी राज हो ना क्यों। उसे ऑर्डर देते हैं सेंजाओ, एक्सीडेंट के दिन क्या क्या हुई है सब एक डिटेल निकालने के लिए, डॉक्टर, ड्राइवर, कार, रूट, कौन फ़ायदे में था, कौन इसके पीछे है, क्या किए हैं, सब कुछ निकालने के लिए कहते हैं। जिंग यांग भी चुप नहीं बैठती, वो अपनी दिमाग, छोटू सी दिमाग में ना वो कुछ कुछ इस्तेमाल करती है कंटेंट एक्टिव करने के लिए और ये फैमिली पर नज़र रखने के लिए कि शुरुआत में क्या क्या हुई है, क्या क्या नहीं, मतलब पूरा की पूरा वो शुरू कर देती है। धीरे धीरे एक नाम बाहर निकल के आते हैं, वो है सैन विंची और ये है यू मैंगसी की, जो मिस्टर सेंजाओ के एक्स फियांसे थी वही। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जब बारिश हो रही होती है, सेंजाओ फाइनली टूट जाते हैं अंदर ही अंदर बहुत। वो जियांगिंग से कहता है, जब मैंने व्हीलचेयर पर आया तो पता है सबसे पहले मुझे किसने धोखा दिया है, वो मेरी फियांसे थी जो मुझे धोखा देके आगे निकल गई थी, यू मैंगसी ने। उसके एक्सीडेंट के बाद उसके छोटा भाई से ही अफेयर शुरू कर दी थी वो लड़की, उसकी एक्स फियांसे। उसने पूरी सेन फैमिली को कन्विंस की कि सेंजाओ अब यूजलेस हो चुका है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात तो ये है कि उनकी फैमिली में सेंजाओ को खुद ही बोझ समझने लगा था। और ये सुनकर जिंग यांग चुपचाप उसके हाथ पकड़ लेती है। पहली बार सेंजाओ भी हाथ झटकाता नहीं है, वो भी जिंग यांग की हाथ पकड़ के रखते हैं। वो बस आंख बंद करके कहता है, आज के बाद मुझे अकेला मत कभी भी छोड़ना। और यहीं से फेक मैरिज धीरे धीरे रियल मैरिज में बदलने लगते हैं। पर जो सेंजाओ होता है ना, वो किसी का टच पसंद नहीं करता है, न चाहे वो लड़का या लड़की की, क्योंकि एक डॉक्टर उनका एडवांटेज उठाने के लिए वैसे किया था ना हरकत, तो इसीलिए। पर जो जियांगमिंग होता है ना, जियांगमिंग वो ज़बरदस्ती कर लेती है कि मुझे क्यों तुम टच करने के लिए नहीं दोगे, मैं तुम्हारे लीगली वाइफ हूँ। तो वो कुछ कुछ बहाना भी ढूंढते रहती थी उसे टच करने के लिए। उसके बाद वो सिर्फ बोलती है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा करके छूऊंगी, ज़्यादा करके टच करूँगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहते थे उन दोनों का रिलेशनशिप में। पहले वो उसके पास बैठती रहती थी, फिर व्हीलचेयर पुश करने लगती थी, फिर अपना कंधे पर हाथ रखने लगती थी। एक दिन जियांगिंग की मजाक में बोलती है, तुम्हें पता है तुम व्हीलचेयर पर काफ़ी हैंडसम लगते हो। सेंजाओ पहली बार मुस्कुरा देते हैं उनकी बात सुन के जियांग की, और वो मुस्कान जियांग इनके दिल एकदम पूरा सीधा छू लेते हैं। और यही सब जब विलेन को पता चलता है कि जियांगिंग और सेंजाओ इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत बढ़िया जा रहे हैं, तब वो सीधा अटैक करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन जब जिंग यांग अकेले बाहर जा रही होती है, उसकी गाड़ी के पीछे किया जाता है, ट्रैफिक के बीच एक ट्रक उसके कार को टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। लास्ट सेकेंड पर ड्राइवर कंट्रोल खो देते हैं और जियांगिंग जख्मी हो जाती है। हॉस्पिटल में सेंजाओ जब ये सुनता है तब वो पूरी रात व्हीलचेयर से उठकर खुद चलने की कोशिश करते हैं। वो गिर जाता है, फिर भी उठता है, फिर भी गिरता है, फिर भी वही सब फिर से करने लगता है कोशिश चलने का। डॉक्टर शॉक्ड होते हैं और तब भी सेंजाओ चिल्ला के कहते हैं, अगर वो मर गई या कुछ उनका अगर हो गई तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। और तभी जियांग इंग आईसीयू में होती है, हल्का सा होश होता है। सेंजाओ उसके पास बैठकर कहता है, तुम कह रही थी ना ये शादी सिर्फ एक डील है, तुम झूठ बोल रही थी ना, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत लाइक करते हो, बहुत प्यार करते हो, ये मुझे पता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तब वो भी खुद कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
जांगिंग धीरे से उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो फिर जिंदा रहना सीखो। ये उन दोनों के बीच पहले रियल कन्फेशन होते हैं। तब भी ना सेंजाओ के ना जो एक्सीडेंट हुए थे फाइनली प्रूफ लेके आ जाते हैं। तब भी ना देखते हैं कि ब्रेक लाइन जानबूझकर काट दिया गया था कार पर। ड्राइवर को पैसा भी दिया गया था जो सामने से जो ट्रक आ रहे थे, और ये सब कोई और नहीं किए थे। ये सब उसकी एक जो फियांसे थी ना यू मैंगसी, और उनका जो सौतेला भाई है सेन वेंची के कहने पर ही हुआ था उसको मारने के लिए, ताकि पूरा सैन फैमिली का पूरा प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ हथिया पाए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि पूरा उसी का अंदर ना फैमिली के अंदर ही सैन फैमिली के अंदर ही आदमी इन्वॉल्व था उसको मारने के लिए। और यही बात सुन के ना कहने लगता है कि अब चुप रहने का तो कोई टाइम ही नहीं है, पूरा की पूरा अब तो पूरा रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। और तब भी ना सेंजाओ पूरा की पूरा अपना कम बैक कर देते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर बोर्ड मीटिंग अटेंड कर देते हैं। सब लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उनको तो यूजलेस समझते हैं ना, उनका पैर सही नहीं है इसलिए। तब वो क्लेमली कहते हैं, तुम लोग मुझे यूजलेस समझते हो ना, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ पावर का असली मतलब क्या होता है। स्क्रीन पर सबूत चला देते हैं, अकाउंट्स फ्रीज करना, इलीगल डिटेल्स एक्सपोज कर देते हैं, सैंडविच के इमेज पूरा की पूरा बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पर रूम में सन्नाटा छा जाते हैं। और तब भी सेंजाओ बोलते हैं, आज के बाद सैन फैमिली मेरे इज्जत के बिना एक कदम भी नहीं उठेगा और ना ही कहीं पर चल पाएगा। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और तभी ना यू मैंगसी भी सोचती है कि वो बच जाएगी, लेकिन जियांग सबके सामने कहती है, तुमने मुझे कुत्ते से कटवाई थी ना, तुमने मेरा हस्बैंड को भी मारी हो और उसके बाद तुम एक्सीडेंट भी करवाए हो। अब मेरी बारी है, अब तुम देखो कि मैं तुमको क्या करती हूँ। और वो ना मीडिया के सामने सारे सबूत रिलीज कर देती है। यू मैंगसी रोती चिल्लाती रह जाती है कि सेंजाओ बस इतना कहता है कि तुम मेरे लिए कभी भी कुछ भी नहीं थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जियांग फैमिली के बंगलों के अंदर आ रही थी, लेकिन इस घर के अंदर जो अंधेरा था वो सूरज की रोशनी से नामो निशान बहुत दूर का था। और तभी सीन दिखाया जाता है डाइनिंग हॉल में, जो सब लोग मौजूद होते हैं। जियांग निंग के जो फादर इन लॉ होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो जो स्टेप ब्रदर होता है ना और उसकी जो मदर इन लॉ होते हैं सब बैठ के वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर कुछ नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी जियानिंग के धीरे वहाँ पर आते हैं, सब लोग वहीं देखते हैं उन लोगों को। और तभी ना वही स्टेप ब्रदर उनको कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सिस्टर, आज इतना सीरियस क्यों लग रही हो। तभी जियानिंग तरफ उस देखती है और कहती है, आज एक्टिंग का दिन नहीं है आरन। तभी फर्दर न्यूज़पेपर नीचे रख देते हैं और तभी पूछने लगती, जियानिंग पहले बताओ कि क्या हुआ है। तभी जियानिंग कहने लगती है, जब मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी तब किसी ने तो ब्रेकफास्ट की बात नहीं की, और हॉल में यही बात सुन के ना पूरा सन्नाटा छा जाते हैं। तभी जियानिंग अपना फ़ोन टेबल पर रखती हुई है और एक ऑडियो प्ले चालू कर देती है। उस ऑडियो में एक औरत की आवाज़ आती है और वो कहती है, ड्रिंक में थोड़ा सा मिला दो, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि उसको कंट्रोल चला जाए। तब उसकी जो स्टेप ब्रदर होते हैं उसका चेहरा ना साफ एकदम पता चलता है, ये सब जो वो कांड किए होते हैं, ये जो झूठ है वो चिखती है, ये फेक रिकॉर्डिंग है, ये फेक रिकॉर्डिंग है। उनका जो ब्रदर इन लॉ होता है ना वो। तब जियांगनिंग बिल्कुल शांत रहती है और कहती है कि फेक, ये होटल की स्टाफ की रिकॉर्डिंग है उस रात की, जब मुझे वहाँ पर जब फंसाया गया था मेरा एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। तब फादर उंगलियां करने पे लगते हैं और आरन पर कहने लगते हैं कि ये क्या तुमने किया अपने सिस्टर इन लॉ के साथ। तब वही स्टेप ब्रदर तुरंत खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि पापा ये मुझे फंसा रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, ये सब लोग प्लान किए हुए हैं मुझे यहाँ से निकालने के लिए। तभी दरवाज़ा जोर से खोलते हैं, जंग इनके अंदर आते हैं, उसी आंखों में गुस्सा और गिल्ट दोनों होते हैं। बस करो आरन, वो कहती है, जियानिंग अब झूठ कितना बोलोगे, अब बंद भी करो। वो एक फाइल टेबल पर फेंक देती है। इस फाइल में बैंक का ट्रांसफ़र होते हैं, होटल का सीसीटीवी होते हैं रिपोर्ट्स, और जितना भी चैट बैट सब कुछ होते हैं। तब आरन की सांसें तब
तेज हो जाते हैं, तब कहने लगते हैं कि तुम मेरे बात किसी कैसे समझ रही हो। वो चीख के कहते हैं मैं ये सब फैमिली के लिए कर रही थी। तब जियानिंग कहने लगती है ठंडी आवाज़ में कि फैमिली के लिए ना, अपना फ्यूचर के लिए कर रहे थे ये सब। तभी फादर धीरे से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया था। सच देखकर भी चुप रहा। और वो जियानिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं निंग, अब जो तुम्हें जो सही लगे वही होगा। जियानिंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी, मतलब ये मगरमच्छ के आंसू थी। केस वापस नहीं लेंगे और उनका जितना भी प्रॉपर्टी था, शेयर था 5%, वो मांगने लगी कि मुझे तो अब 5% शेयर चाहिए। और तब भी ना उसके जो स्टेप ब्रदर होते हैं ना, चीखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मुझे मत करो ऐसा, तुम ऐसे करके तुम मेरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो ना। और सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे ले जाते हैं, कुछ भी काम का नहीं होते हैं। दोस्तों, कहानी अब सबसे डेंजरस और फाइनल मोड पर पहुंच चुकी है। विलेन ठंडी हंसी के साथ बोलते हैं वैसे भी, और वो बुढ़ा तुम, और वो बुढ़ा क्यों नहीं मरे हो? सबसे पहले निशाना तो वो तुम्हारा बाप, वो बुढ़ा था। वो आगे बढ़कर कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आया मिस्टर जैन कि तुम मेरे दादा के प्लान्स इतना परफेक्ट क्यों होते हैं, फिर भी तुम हर बार बच जाते हो। वो गुस्सा में चिल्लाते हैं विलेन और कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, और फिर भी मानता भी है। और तब वो सच उगल देता है, मैंने कब का उस बुड्ढा का हेयरिंग एड में बग लगा दिया था। और यहीं पर मिस्टर सेन मुस्कुराते हैं। वो शांत आवाज़ में बोलते हैं अब समझा, जब मैंने आसपास सबको देखा तो एक ही आदमी गायब था, चाओइंग। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ चुका है, ये विलेन कहने लगता है। तब भी ना मिस्टर सेन धीरे से कहता है क्या तुम जानते हो चाइनीज में एक कहावत है, विलेन ज़्यादा बोलने की वजह से ही मरता है। विलेन तब ना शॉक हो जाते हैं। वो बुढ़ा फिर कहने लगता है क्या बोले तुम मिस्टर सेन? तब फिर कहने लगता है कि तुम रिवील हो चुके हो। तो मिस्टर सेन खुद ही उस बुढ़े की हेयरिंग एड ना चेंज कर देते हैं और कहते हैं, और विलेन खुद अपने प्लानिंग का सबूत रिकॉर्ड करवा चुके होते हैं ऑन द स्पॉट वहाँ पर ही। तभी ना विलन घबरा कर कहते हैं सच बोलो, ये सब तुमने ही प्लान किए थे ना? तब मिस्टर सेन क्लेमली से जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किए हैं तुमको पकड़ने के लिए। तुम जो कर रहे थे मैं बस उसका साथ दे रहा था। अगर तुम मेरी बीवी के खिलाफ साजिश अगर ना करे होते तो आज तुम यहाँ ना होते। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करता, पर तुम मेरा बीवी को हर्ट करने के लिए चाह रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया। तब विलेन चीख के कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया सेंजाओ, सब खत्म हो गया। उसके बाद विलेन कहता है कि मैं अगर नरक जाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा, क्या समझ रहे हो? तुम यहाँ पर अच्छा से जियोगे, मैं यहाँ पर जीने ही नहीं दूंगा मिस्टर सेन। और वो गोली चला देते हैं। मिस्टर सेन गिर पड़ते हैं। मिस्टर सेन का एम्बुलेंस भी आ जाते हैं और उनका लड़का लोग भी आ जाता है ऑन द स्पॉट वहाँ पर ही। और विलेन ना पागल की तरह हंसने लगता, चिल्लाने लगते कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पर अगले ही पल पुलिस और डॉक्टर आ जाते हैं और पकड़ के लेके चले जाते हैं विलन को। हर हॉस्पिटल सीन में दिखाए जाते हैं कि मिस्टर सेन एकदम पूरा सही होकर घर आ जाते हैं और घर पर तो कुछ अलग ही करते हैं जियांग। जियांग तो एकदम पूरा फुल गुस्सा हो जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है और खुद ब खुद कहने लगती है कि मेरा पति सही हो गया और मुझे ही पता नहीं, जितना बार मैं तुम्हारे करीब जाना चाहिए हूँ उतना बार तुम मुझे दूर दूर करके खाली फेंक दे रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ पूरा की पूरा लाइफ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, मैं बेबी मांग रही थी, पर तुमको क्या, तुमको तो नहीं चाहिए, इसीलिए मैं जा रही हूँ। क्या ही कर सकते हैं, जब तुम कुछ मुझे दे ही नहीं दोगे तो तुम एक नंबर के यूजलेस पति हो। और तभी मिस्टर सेन्ना एकदम पूरा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम बेबी पैसा मांग रहे हो, प्रॉपर्टी मांग रहे हो, मैं तुमको सभी दे दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, पर तुम मुझे इस टाइप का यूजलेस मत कहो कि बेड पार्टनर पर मैं यूजलेस हूँ। और उन लोगों के बीच वहाँ पर अच्छा खासा एक नाइट स्पेंड हो जाते हैं।
फिर लास्ट सीन पे दिखाए जाते हैं कि नाइन मास्टर मिस्टर सैन और जिंग दोनों ना खड़े होते हैं, उन दोनों का शादी होता है, शादी दिखाए जाते हैं और होस्ट ना उन लोगों को प्रॉमिस करवाता है कि एक दोनों ना कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, साथ मिलकर आगे भी बढ़ेंगे। ब्राइड भी बोलती है कि महिला पक्ष की तरफ से मैं सम्मिलित हूँ और ग्रूम भी बोलते हैं पुरुष पक्ष की तरफ से मैं भी सम्मिलित हूँ। होस्ट मुस्कुराते हैं और उन दोनों का फिर किस हो जाते हैं और कैमरा फ्रीज हो जाता है और पूरा के पूरा एंड हो जाते हैं। आज के लिए ये मूवी यहीं पर। अगर आपको मेरी ये ड्रामा अगर पसंद हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को आगे आने वाले ड्रामा देखने के लिए। और आपको कैसा लगा है ना, कमेंट पर आप ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो के लिए।